हाय, गुड इवनिंग। आज मैं बात करने वाला हूँ इनकम टैक्स एंड जो कैश डिपॉजिट्स होता है या कैश विड्रॉल्स होता है उसके रिलेशन के बारे में एंड जो नोटिसेस आते हैं उनके बारे में। पहले ये हमको समझना पड़ेगा, क्या इनकम टैक्स में ऐसा कोई रूल है जिसमें ये बताया गया हो कि आप इतना कैश डिपॉजिट कर सकते हो, इतने नहीं कर सकते हो। ये ध्यान रखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपके पास जितना भी कैश हो आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, आपके बैंक में जितना भी कैश हो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। परंतु आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हो या विड्रॉ करते हो, वो इनकम टैक्स को बैंक के जरिए बता दिया जाता है कि इसी पैन के अगेंस्ट इतने ये ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो इनकम टैक्स क्या करता है, उसे उसके ऊपर फिर नजर रखता है। तो साल भर के अंदर वो जो साल होता है ना, वो फाइनेंशियल ईयर कहते हैं उसको, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जैसे कि 1 अप्रैल 2024 देन 31 मार्च 2025, लाइक दिस वे। तो उसी पीरियड का बैंक इनकम टैक्स उस पे एक उसका जो नजर रखता है। तो अगर उसको सस्पिशियस लगता है कि भाई ये अकाउंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो देन वो आपको नोटिस भेजते हैं कि उसका एक्सप्लेनेशन के लिए कि आपने ये जो जो किया था उसका सारे विवरण बताइए, आपके जो भी ट्रांजेक्शन के। ये एक होता है। दूसरा, अगर आप आपके सेविंग अकाउंट में साल भर में 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करते हो। बहुत सारे लोगों में क्या होता है ना कि 10 सेविंग अकाउंट्स है, तो उनको ये लगता है कि 10 सेविंग अकाउंट में अगर हम 2-2 लाख रुपए रखेंगे तो बैंक को इनकम टैक्स को कैसे पता चलेगा। ध्यान रहे कि आपके पास एक ही पैन है और आप जितने कैश डिपॉजिट करोगे ना, उसका क्यूमुलेटिव जो होता है वो इनकम टैक्स को ऑटोमेटिक, जब बैंक रिपोर्टिंग करती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पैन के अगेंस्ट उतना बैंक को दिख जाता है। चलिए, 2 लाख से कम करोगे तो बैंक को नहीं दिखेगा, यही आप सोच रहे हो ना। सच है। परंतु जब बैंक रिपोर्टिंग करेगा, सारे बैंक मिलके, पैन तो आपका एक ही होगा ना, वो इनकम टैक्स में जब जाएगा तभी तो आपको पता चली जाएगा कि कितना, लेकिन सॉरी, इनकम टैक्स को पता चली जाएगा। तो इसीलिए ये एक गलत फहमी आप मत पालिए कि अगर आप बैंक में आप 10 अकाउंट खोलेंगे और हर एक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो किसको पता नहीं चलेगा। ये फिर गलत है। आप लेकिन वो इंप्रेशन से बाहर आ जाइए, पहली बात। और दूसरी बात ये है, अगर आपके पास करंट अकाउंट है, उसमें आप अगर 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हो, तो या विड्रॉ कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, तो वो तो इनकम टैक्स में बैंक के जरिए बता दिया जाएगा। तो इसीलिए ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि भाई कितना आप बैंक से डिपॉजिट कर सकते हो, कितना विड्रॉ कर सकते हो, क्या कर सकते हो। ये दो चीज के बाद तीसरी चीज आता है ना कि आपका कुछ प्रॉपर्टी बेचना। जैसे कि गाँव में जो लोग रहते हैं उनको इतना पता होता है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है ना, वो टैक्स नहीं लगता उस पे एग्रीकल्चरल का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपने लेकिन उसका एक क्लॉज होते हैं, तो उस सब सारे चीज को सेटिस्फाई करते हो और फॉलो करने के बाद आपको पता चलता है कि आपका जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो उस पर कोई टैक्स नहीं है। बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप क्या गलती करते हो कि अगर आपको 20 लाख रुपए कैश मिला है, आप वो 20 लाख रुपए कैश को लाके बैंक में डिपॉजिट करते हो। तो सेम तरीके से बैंक अगर इनकम टैक्स को बताता है भी और इनकम टैक्स आपको नोटिस भेजता है और आप दिखा देते हो कि भाई ये तो मैंने किया था, तो इसमें मैंने तो कोई गलत किया नहीं। नहीं, यहाँ पे आपने एक बहुत बड़ा गलती किया है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 269ST, उसमें ये कहा गया है कि एक ही दिन में आप किसी को किसी भी चीज की वजह से हो क्यों ना, आप 2 लाख से ज्यादा कैश ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर उसका जो भी रिपरकशंस है आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए ये गलतफहमी में मत रहिए कि मैंने जमीन बेचा था तो वो तो मेरा पैसा है। गलत। दूसरी गलत क्या होता है, जो लोग छोटे छोटे बिजनेस करते हैं उनको समझ नहीं आता है और वो लोग क्या करते हैं कि कैश देके चीजें परचेस करते हैं। जब आप कैश दे के कोई चीजें लेते हो, जैसे आपने अभी समझ के चलो कि आप कोई छोटा व्यापार करते हो और आपके पास जीएसटी भी है और आप कैश दे के गुड्स खरीदते हो, और एक ही दिन में ऐसे देखा जाता है, बहुत बार हमने ऑडिट करते टाइम पे या ऐसे अकाउंटिंग में भी देखे हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि लाइक एक ही दिन में उनके 5 लाख 10 लाख का परचेस हुआ है और उसका जो पेमेंट है वो कैश के जरिए किया गया है, क्योंकि बिल पे लिखा है ना कैश बिल,
तो कैश बिल है तो फिर आप पेमेंट तो कैश में किए होंगे, तो एक ही दिन में आपको ये लगा कि मैं लेकिन एक ही आदमी के पास से 4 बिल बना के ले लूंगा, तो कैसे पता चलेगा? गलत। आप 4 भी बिल बना के लेंगे, जब आपका इनकम टैक्स में आपका ऑडिट होगा तभी तो ये तो पता चल ही जाएगा कि आपने एक ही दिन में दिया था, एक ही दिन में इतने सारे परचेस किए थे आप। तो ये एक अलग टॉपिक हो सकता है, जीएसटी और इनकम टैक्स एंड कैश ट्रांजैक्शंस का, तो उसको मैं अलग से बताऊंगा। आज सिर्फ हम रेस्ट्रिक्ट वही रहेंगे कि जो इनकम टैक्स और कैश ट्रांजैक्शन एंड इसके जो नोटिसेस है। तो अभी आगे हम ये बातें करेंगे कि आपके पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड है, समझ के चलिए, और उस क्रेडिट कार्ड का बिल जो है, आप यूज करते हो क्रेडिट कार्ड तो आप बिल भरोगे, आप कितना भी बिल क्यों ना भरो, बट कैश में बिल भरने से आप बचो। कैश अगर 1 लाख से भी ज्यादा कैश आप इनकम टैक्स में सॉरी आपके क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने में यूज करते हो, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड लेके जाते, क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए आप कैश लेके बैंक में दे देते हो, तो ये भी इनकम टैक्स को बता दिया जाता है कि ये अकाउंट ऐसे ऐसे पैन के थ्रू इसे क्रेडिट कार्ड में ये बताया गया। ये चीजें इंटरेस्टिंगली आपको पता चलेगा जब आप आपके 26 AIS देखोगे ना, तभी आपका क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन वहां पे भी दिखता है कि भाई कितना आपने क्रेडिट कार्ड में किया है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन याद नहीं रहता, परंतु वो सारी चीजें वहां पे दिखता है। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन नहीं, 1 लाख से ज्यादा कैश आप भरोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगा, ये नहीं है, ये भी है। अगर आप एक साल में 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज किए हो, तभी भी आपको इनकम टैक्स में इसका इंटीमेशन जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड बैंक कंपनी वो बता देगा, और बैंक का इनकम टैक्स आपको नोटिस करेगा, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन उसको चाहिए होगा। मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक क्रेडिट कार्ड होल्डर हो और आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट समझ के चलिए 5 लाख है, और आप हर महीना क्रेडिट कार्ड 2-2 लाख रुपए यूज करते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2 लाख करो या 3 लाख करो, आपको कौन रोकने वाला? आप उसमें कैश भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हो। कैसे? आपने आपके सैलरी आया या बिजनेस का पैसा आया, आपने वहां पे भर दिया। तो अगर 2 लाख रुपए हर महीना कर रहे हो तो 10 लाख से ज्यादा आप साल भर में आप यूज कर रहे हो वहां पे, करेक्ट? तो जब आप इसको साल भर में 10 लाख से ज्यादा यूज कर रहे हो, तभी आप सोचो इनकम टैक्स में इसका इंटीमेशन तो पहुंच गया होगा। तो आप बोलोगे उससे क्या होता है, मैं तो बिजनेस करता हूँ, मैं तो सैलरीड पर्सन हूँ, तो मेरा सैलरी तो है, मैं भर पाऊं। तो आप ध्यान रखिए कि आपका सैलरी कितना है। जब आप 12 लाख रुपए का कैश क्रेडिट कार्ड यूज किए हो, आपका सैलरी कितनी होनी चाहिए? अगर आपका सैलरी 8 लाख है या 9 लाख है या 10 लाख है, तो आपको मुसीबतें आनी हैं। सेकेंड, अगर आप बिजनेसमैन हो और आप 12 लाख का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो और आपका प्रॉफिट 10 लाख है, तभी भी आपको इनकम टैक्स से नोटिस आना है और आपको बताना पड़ेगा। इस बारे में मैं और एक वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट बिजनेस है, वहां पे कैश का बहुत बड़ा पोर्शन रहता है। समझ के चलिए कि आपने एक फ्लैट खरीदा, चलो, और उसका कीमत था, जो रियल कीमत होता है वो 1.5 करोड़ है, बट आपने देखा कि वहाँ का जो स्टाम्प ड्यूटी है या जो कुछ भी है वो ज़्यादा जा रहा है। तो आपने बिल्डर के साथ एक साठ घाट की कि भाई देखो, या बिल्डर ने बोला कि ऐसे बचा सकते हैं आपका पैसा, जीएसटी भी बच जाएगा, तो हम इसका जो गवर्नमेंट जो वैल्यूएशन है हम उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन करा देंगे, बाकी पैसा आप कैश में दे देना। तो आपने एक तो 30 लाख के ज़्यादा प्रॉपर्टी होगा तो वो इनकम टैक्स को आपके जो रजिस्टर से इंटीमेशन जाएगा। 30 लाख के नीचे होता है तो नहीं जाता, बट 30 लाख के ऊपर होगा तो वो डेफिनेटली इनकम टैक्स में जाएगा। तो आपका प्रॉपर्टी तो उससे ज़्यादा ही हुआ, तो आपका प्रॉपर्टी का जो भी इंटीमेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो इंटीमेशन हो जाएगा, इन्फॉर्म हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और तभी आपने क्या किया, 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी आपने उसको 1.2 करोड़ में ले लिया, और 30 लाख रुपीज आप उसको कैश देना है। तो आप भी थोड़े होशियार हो, आपको लगता है क्या यार मैं नहीं दूंगा कैश भाई, मैं, आप बोलो मैं किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा पैसा। तो आप कैसे ट्रांसफर करोगे? आप चेक के जरिए या बैंक एनईएफटी करोगे ना।
तो जब आप एनईएफटी करोगे किसी को, तो अब उसी पीरियड में ही करोगे ना जिस पीरियड में आपने खरीदा है। तो ध्यान रहे, जिस पीरियड में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसी पीरियड में बिल्डर आपसे पैसा लेगा। बिल्डर ने एक दो लोगों का नंबर आपको दे दिया, बोला कि इसमें आप ये पैसा ट्रांसफर कर दो, और आपने उसी पीरियड में प्रॉपर्टी लिया था, तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस 100% आएगा। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो या आप बिजनेसमैन भी क्यों ना हो, आपको इनकम टैक्स से नोटिस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हो, आपका ऑडिट होगा, समझ के चलिए, तो ऑडिट में आपको ये दिखाना पड़ेगा किसको दिया था, क्या दिया था। अगर आप सैलरीड हो तो सैलरीड वाला किसी को ये 30 लाख रुपए क्यों ट्रांसफर किया, या उसको टुकड़ा करके भी आप करोगे, कितने लोगों को ट्रांसफर करोगे, आप में डर भी तो रहेगा, अरे वो आदमी सच में ये पैसा बिल्डर को देगा या नहीं देगा, नहीं दिया तो फिर बिल्डर कल मुझे मांगेगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा प्रॉपर्टी, लेकिन लॉट्स ऑफ थिंग्स वहां पे होता है। तो ये मत सोचिए कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी ऐसे 4 साल पहले किया था तो मुझे तो कोई इशू नहीं आया। 8 साल तक आपको रुकना है, 8 साल के अंदर कभी भी इनकम टैक्स से आपको नोटिस आ जाएगा। तो अगर मैं ये सारी डिस्कशन को समराइज करूं, पहले ये बताऊं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस इस तरीके के ट्रांजैक्शन के लिए 4 साल, 3 साल, 2 साल में अगर नहीं आता है, इसमें खुश होने की इतनी जरूरत नहीं है। 8 साल तक कभी भी आपको ये नोटिस आ सकता है, पहला। दूसरा बात है, अगर आप बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह सारे कर रहे हो, उन सारे चीजों में आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आप कैश जो है उसका लिमिट से ज्यादा तो नहीं कर रहे हो। थर्ड, आपको मैक्सिमम जो भी है आप आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपके बैंक से करिए, और ये ध्यान रहे क्रेडिट कार्ड का यूसेज आपके इनकम से ज्यादा ना हो। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्ते।